हवा के जरिए फैलता है, इसलिए तेजी से फैलता है। इसलिए आज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आप कब तक अपने घर पर रहकर अपना ध्यान रख सकते हैं और किन लक्षणों के दिखने के बाद आपको तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर आपको क्या क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इसकी हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है, एक टूल किट बनाया है। इसलिए आज डीएनए देखते समय आपके पास पेन और पेपर भी होना चाहिए ताकि आप ये जानकारियां नोट कर सकें। इसके अलावा हमने आज कोरोना वायरस की एक टूल किट आपके लिए तैयार की है। इस टूल किट में वो हथियार हैं जो कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए ये हथियार आपके घर में जरूर होने चाहिए। और आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि आप हवा में मौजूद इस वायरस से बच कैसे सकते हैं। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने एक नई स्टडी में यह कहा है कि वायरस का नया वेरिएंट काफी देर तक हवा में मौजूद रह सकता है और नीति आयोग ने भी ये मान लिया है कि भारत में इसी वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। ये खतरा कितना बड़ा है और आपको कैसे बचना है आज आपको बताएंगे, क्योंकि बचना और भी ज्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब आपको यह पता चलता है कि यह कोरोना वायरस अब हवा में ही मिला हुआ है। अब आप कहीं ना कहीं तो सांस लेंगे और जब सांस लेंगे तो सांस लेते ही यह आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आपको हम बताएंगे कैसे आपको बचना है और उसका एक बड़ा तरीका यह हो सकता है कि अब आप एक नहीं बल्कि 2 मास्क पहने। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। ऑक्सीजन और दवाओं की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आज कई बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन से कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस हटा दिया गया। ऑक्सीजन देने में इस्तेमाल उपकरणों से भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई। कोविड-19 वैक्सीन के इंपोर्ट से भी कस्टम ड्यूटी तत्काल हटाई गई। सभी फैसले फिलहाल 3 महीने के लिए लिए गए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीના નેતૃત્વમાં પીએમ કેર ફંડે પણ દેશભરમાં આવા સેંકડો પ્લાન લગાવવાની શરૂઆત કરી છે। इस बीच देश में ऑक्सीजन सप्लाई ने आज और रफ्तार पकड़ी। सिंगापुर से ऑक्सीजन के 4 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर पश्चिम बंगाल के पनागर एयरबेस पहुंचा। यहां से ऑक्सीजन देश भर में पहुंचाई जाएगी। कोरोना टेस्टिंग के लिए जरूरी उपकरण लेकर वायुसेना के शिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर जम्मू से लद्दाख के लेह पहुंचे। नासिक, नागपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत कई हिस्सों में रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस के टैंकर ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के ग्रामीणों से कोरोना को गांवों तक पहुंचने से रोकने और इसके लिए वैक्सीनेशन को 100% तक सफल बनाने की अपील की। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा। कोविशील्ड की कीमत सरकारी केंद्रों पर 400 और निजी केंद्रों पर 600 रुपए रखी गई है। कीमतों पर आज सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी। कोविड वैक्सीन की शुरुआती कीमत वैश्विक स्तर पर कम थी। कोविशील्ड का सीमित हिस्सा 600 प्रति डोज पर बेचा जाएगा। वैक्सीन की कीमत अभी भी अन्य चिकित्सा उपचारों से कम है। 18 की उम्र तक सभी को मुफ्त वैक्सीन देने को लेकर विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। अलग अलग कीमतों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली के ऑक्सीजन की कम सप्लाई करने के आरोपों को खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है। भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली हम उसे फांसी पर लटका देंगे। जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, ये कोरोना की सुनामी है। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कम सप्लाई के आरोप पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई।
और कहा कि आपकी समस्या ये है कि आपको सब दरवाजे पर चाहिए। ऐसे नहीं होता। केंद्र ने ऑक्सीजन एलोकेट की, आपने टैंकर्स का इंतजाम क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं है, आप उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि मई में कोरोना जब पीक पर होगा तो आपकी क्या तैयारी है? दिल्ली के पास अगर टैंकर्स नहीं थे तो आपने इस पर क्या किया? हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तमाम तैयारियों का ब्यौरा 26 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। देश में आज फिर 3.5 लाख से अधिक केस आए। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 3,46,786 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 2,19,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नए आंकड़ों के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,66,10,481 हो गई है। अब तक संक्रमण से देश में 1,89,544 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केस फिलहाल 25,52,940 है, जबकि 1,38,67,997 लोग स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक सभी मॉल, सिनेमाघर, क्लब और बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति, अंतिम संस्कार में 25 लोगों को अनुमति। नई गाइडलाइंस 26 अप्रैल से लागू होंगी। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 दिन तक कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी 28 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई घर पर सीबीआई ने आज तलाशी ली। सीबीआई ने इस दौरान नागपुर में देशमुख के घर से लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। सीबीआई की टीम सर्च करने आई थी। उन्होंने जो भी कानून सर्च किया उसको हमने पूरा कोऑपरेट किया। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। एनसीपी ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। अब हम आपको कोरोना के नए खतरे से सावधान करना चाहते हैं और ये खतरा है डबल म्यूटेंट वायरस का। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, फिर ये डबल म्यूटेंट नाम का कौन सा नया वायरस आ गया? तो अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये इस समय आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और ये बहुत ही शक्तिशाली वायरस है। किसी भी वायरस में बदलाव होते रहते हैं और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस किसी एक गेंद की तरह गोल आकार का है और इस पर जो ये कांटे लगे हुए हैं उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने कोरोना की तस्वीरें तो देख ली होंगी। इस तरह दिखता है कोरोना वायरस। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वायरस का डीएनए क्या है या आरएनए क्या है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आपको ये सब बहुत जटिल लग रहा होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि आरएनए इस वायरस के घर का पता है, इस वायरस का एड्रेस मान लीजिए इसे। अब चुनौती यह है कि वायरस के घर का यह पता लगातार बदलता रहता है, यानी वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। वायरस की जो पर्सनैलिटी है वो लगातार बदल रही है। वायरस लगातार अपना चेहरा बदल रहा है, लगातार अपने घर का पता बदल रहा है, यानी ये म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है। तो कई बार ये म्यूटेशन के बाद नए स्ट्रेन का रूप ले लेता है और अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इसे हम नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन कहते हैं। अब सोचिए, आप तो पुरानी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं इसे ढूंढने के लिए, लेकिन इसकी तस्वीर बदल चुकी है। अब डबल म्यूटेंट वायरस इसी से बनता है। आसान भाषा में कहें तो डबल म्यूटेंट का मतलब है किसी वायरस के 2 स्ट्रेन जब आपस में मिल जाते हैं और ये मिलकर एक नया अवतार बना लेते हैं, मतलब एक नया वेरिएंट बन जाए। अभी भारत में जो डबल वेरिएंट डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना है वो 2 स्ट्रेन से मिलकर बना है। एक स्ट्रेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का है और दूसरा स्ट्रेन जो है वो भारत का ही है, और ये दोनों स्ट्रेन मिल गए हैं और उसके बाद ये एक नया म्यूटेंट बना है जिसे कहते हैं डबल म्यूटेंट वायरस। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मार्च के अंत में ही
इस डबल म्यूटेंट वायरस की जानकारी दे दी थी और बाद में यह तेजी से फैलता चला गया और आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मामलों में आई रिकॉर्ड वृद्धि की एक बहुत बड़ी वजह यही डबल म्यूटेंट वायरस है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में इस वायरस को डिटेक्ट किया जा चुका है और इस डबल म्यूटेंट वायरस से 2 बड़े खतरे अब तक देखने को मिले हैं। पहला खतरा है इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है, और दूसरा खतरा है ये एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके उसके मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को भी हरा सकता है, बर्बाद कर सकता है। यानी वायरस और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये वायरस एक खतरनाक राक्षस की भूमिका में है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। 25 मार्च को देश में पॉजिटिविटी रेट 4.96% था और आज ये 5.42% हो गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम एक बात भारत की गृहिणियों से कहना चाहते हैं, या हर परिवार में जो महिलाएं हैं, ये बात हम उनसे कहना चाहते हैं। भारत में 16 करोड़ गृहिणियां हैं और ये महिलाएं अपने किचन का बहुत ध्यान रखती हैं। मसाले, नमक, दालें, चावल, आटा घर में कम ना पड़े और कोई खाने पीने की चीज कम ना पड़े, इसका जिम्मा इन्हीं के पास ज्यादातर होता है। इसलिए अब हम अपने देश की गृहिणियों और बाकी लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जिनका पालन करके वो कोरोना के डर को अपने परिवार में कम कर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गृहिणियों के लिए है, अगर बाकी के लोग भी, परिवार के सदस्य भी इसे फॉलो करेंगे तो वो अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोरोना वायरस से लड़ाई करने के लिए आपके पास जो हथियार होने चाहिए, क्या वो हथियार आपके पास हैं? और इसको हमने नाम दिया है कोरोना वायरस की टूल किट। टूल किट वैसे तो आपने अलग अलग खबरों के आधार पर टूल किट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सकारात्मक टूल किट है जो आपकी मदद करेगी। इस समय आपके घर पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसकी हमने आज पूरी लिस्ट बनाई है और उन सारी चीजों के आधार पर आपके लिए एक टूल किट तैयार किया है। और आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर इस टूल किट में क्या क्या होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। ये टूल किट हमने कई डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद तैयार किया है, जिसमें कुल 10 चीजें हैं। तो इस टूल किट में 10 चीजें हैं, अलग अलग डॉक्टरों से हमने पूछा है, उसके आधार पर उसका जो नतीजा है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। उस टूल किट में पहली चीज जो आपके घर में होनी ही चाहिए वो है टेम्परेचर मॉनिटर, यानी थर्मामीटर जिसे आप कहते हैं, जो बुखार की जांच करने के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपने अपने घर पर थर्मामीटर नहीं रखा है तो आप आज ही सबसे पहले तो यह काम करें कि एक थर्मामीटर खरीदें। दूसरा है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक बिस्किट के आकार की छोटी सी मशीन होती है, बहुत छोटी, जिससे आप घर बैठे ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। ये उंगली में लगती है जैसे हमने आपको दिखाया, और डॉक्टरों के मुताबिक शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से लेकर 100 के बीच होना चाहिए। अगर ये 94 से कम हो गया तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तुरंत अस्पताल चले जाना चाहिए। अगर 94 से नीचे चला जाता है तो यह भी आपके घर में जरूर होना चाहिए, और एक आप खरीद लीजिए जिसको पूरा परिवार इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा है स्टीमर, जिससे आप भाप ले सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ होने पर यह आपके काफी काम आता है। आपको स्टीम जरूर लेनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए। इस समय आपके घर में जैसा भी स्टीमर उपलब्ध हो या बाजार में आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन यह स्टीमर इस समय आपके लिए जरूरी है। चौथी चीज है पैरासीटामोल की गोली, जिसे आप पीसीएम भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका एक पत्ता आप घर में रख लीजिए। पांचवी चीज है एंटी एसिड टैबलेट, ये भी आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एंटी एसिड टैबलेट आप ले सकते हैं। छठी चीज है एंटी एलर्जिक दवाई। इसके लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर जो भी आपको नाम बताए वो आपको लेना है। सातवां है थर्मल फ्लास्क, जो गर्म पानी के लिए काम आता है, जिसमें आप गर्म पानी डालकर रख सकते हैं। डॉक्टर कोरोना वायरस से बचाव के लिए गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। ऐसे में यह आपके घर पर होना चाहिए। जिनके घर पर नहीं है आप खरीद लीजिए, या फिर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार गर्म पानी जरूर पीना चाहिए।
8वीं चीज जो आपके टूल किट में होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर आपको चाहिए इस समय। जैसे आप काढ़ा पी सकते हैं, आप चाहें तो घर पर भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो बाजार में भी अभी मिल रहा है। इसके लिए आपके घर पर तुलसी, इलायची, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक और मुनक्का वगैरह होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप इस तरह की कोई चीज बना सकें। या बहुत सारी दवाइयां भी आ रही हैं बाजार में जो कि कहती हैं, दावा करते हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी को ठीक करती हैं। ये सब आप ले सकते हैं। विटामिन सी की गोली ले सकते हैं। और बहुत सारे फल भी ऐसे हैं जो आपको इस समय खाने चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को ठीक करेंगे। इस टूल किट में 9वीं चीज है हल्दी वाला दूध। रोज 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। और 10वां टूल है स्ट्रेच बैंड, जिससे आप घर पर रहकर ही कई प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इसमें हमारा जो कहने का मकसद है आपको वो ये है कि आपको व्यायाम नहीं छोड़ना है। एक नई स्टडी आई है जो ये कहती है कि कोरोना वायरस उन शरीरों पर ज्यादा हमला करता है जो शरीर व्यायाम नहीं करते। इसलिए व्यायाम जरूर कीजिए, व्यायाम बिल्कुल मत छोड़िए। और साथ ही ये हम मानकर चल रहे हैं कि आपके पास मास्क जरूर होगा, आपके चेहरे पर हर समय मास्क रहता होगा जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने घर से, और साथ ही आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करेंगे। तो ये आपकी टूल किट बिल्कुल तैयार है। अगर ये टूल किट आपके पास है तो आप काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं और इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो अकेला भारत ही नहीं है, बल्कि इस समय जब अधिकतर देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संघर्ष कर रहे हैं, कई जगहों तो तीसरी लहर आ गई है, तब कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें इस वायरस पर रोकथाम में कामयाबी मिल गई है। इसलिए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जो आपके जीवन में उम्मीद लेकर आएगी। और आप ये उम्मीद रखिए कि जो कुछ इन देशों में हुआ है ये एक दिन आपके साथ भी होगा और आपके जीवन में भी एक दिन ये बहार दोबारा लौट आएगी। कल्पना कीजिए वो दिन आपके जीवन में जब आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन पहले जैसा ही हो जाएगा। आज तो अब आपको ऐसा लगता होगा मेरी बात सुनकर कि ये असंभव सी बात है, लेकिन कुछ देशों ने इसे कर दिखाया है। सबसे पहले आपको उदाहरण देते हैं इजराइल का। पहली तस्वीर इजराइल की है, देखिए। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर मास्क लगाने की पाबंदी हटा दी गई है। तस्वीरों में आप देखिए यहां लोग मास्क हटाते हुए अपने वीडियोस बना रहे हैं और कितने खुश हैं, जैसे कि इन्हें अपने जीवन में एक नई तरह की आजादी मिल गई हो, मास्क से आजादी। तो इजराइल ने अब अपने देश के नागरिकों के ऊपर से मास्क पहनने की पाबंदी हटा दी है। अब आप बिना मास्क पहने भी इजराइल में घूम सकते हैं। ये इजराइल की आज की तस्वीरें हैं और ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर भारत के लोगों ने भी सब कुछ ठीक ठाक किया तो एक दिन आप भी अपने देश में ऐसे ही बिना मास्क के घूम पाएंगे और आपके जीवन में ये दिन दोबारा आ सकता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर है न्यूजीलैंड की। यहां लोगों को 1 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से आने जाने की छूट मिली है। पहले यहां सफर करने के बाद क्वारंटीन होना पड़ता था, क्वारंटीन के सारे नियम लागू होते थे। इस कारण से लोग ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आने जाने से बचते थे। ये तस्वीरें एयरपोर्ट की हैं जहां लंबे समय के बाद लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं और इस दौरान कई लोग तो ऐसे हैं जो महीनों और सालों से अपने घर नहीं आए, एक दूसरे से मिले नहीं, और अब इतने समय के बाद ये लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि अब आने जाने की पाबंदी और क्वारंटीन होने की पाबंदी भी वहां से हटा ली गई है। अब आप देखिए कैसे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सब भी आपके साथ हो सकता है, बस कुछ दिनों की बात है। और तीसरी तस्वीर है ब्रिटेन की, जहां 1 साल के बाद लॉकडाउन हट गया है। आप तस्वीरों में देखिए यहां रेस्टोरेंट्स में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने बाहर जा रहे हैं और वहाँ के कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ के पब्स एकदम भरे हुए हैं। लोग जैसे अचानक से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं और ये सारे लोग देखिए अब एंजॉय कर रहे हैं, अपने जीवन को दोबारा से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके साथ भी एक ना एक दिन होगा। इन देशों ने कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई कैसे जीती,
इसे अब आप 3 बातों से समझिए। ऐसा इन देशों ने क्या किया जो हम नहीं कर पाए। इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने यहां वैक्सीन अभियान बहुत तेजी से चलाया। इजराइल में 20 साल से ऊपर की 53% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। यानी इजराइल की ताकत वहां का वैक्सीनेशन है, वहां की वैक्सीन है। हालांकि इजराइल बहुत छोटा देश है और उसकी आबादी सिर्फ 93 लाख है, यानी हमारी दिल्ली की आबादी से आधी। यहां एक बड़ी बात यह है कि इजराइल में इस समय स्थायी सरकार तक नहीं है। इजराइल में जो इस समय सरकार है वो भी अस्थायी सरकार है, इमरजेंसी सरकार है। लेकिन इसके बावजूद उस सरकार ने भी महामारी में अपने देश की इतनी मदद की है। एक बड़ी बात यह है कि इजराइल में इसे लेकर कोविड-19 को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई। वहां के नेताओं ने एक दूसरे को परेशान नहीं किया, सरकार को परेशान नहीं किया और इजराइल में एक इमरजेंसी सरकार होने के बावजूद इजराइल ने एक देश के तौर पर इस लड़ाई को लड़ा एकजुट होकर और इसे जीत भी लिया। इसलिए आज वहां मास्क लगाने की जरूरत नहीं है और इजराइल की सरकार ने और वहां के लोगों ने पॉलिटिक्स से ऊपर विज्ञान को रखा, राजनीति से ऊपर विज्ञान को रखा और विज्ञान के हिसाब से वो लोग चले, वैक्सीनेशन किया, मास्क अपनाया, पूरा उन्होंने अनुशासन का पालन किया। आज वो इस जंग को जीत चुके हैं। अब न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड अपनी सीमा ऑस्ट्रेलिया के लिए इसलिए खोल पाया क्योंकि यहां के लोगों ने सख्त अनुशासन का पालन किया। लोगों ने मास्क लगाने की आदत 1 मिनट के लिए भी छोड़ी नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ऐसे ही ध्यान में रखा। न्यूजीलैंड उन देशों में है जहां सरकार और लोगों ने पूरी तत्परता के साथ, अनुशासन के साथ नियम कानूनों का पालन किया। कोरोना वायरस की महामारी से ब्रिटेन सबसे ज्यादा परेशान रहा, लेकिन यहां के लोगों ने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। यहां 3 चरणों में 175 दिनों तक लॉकडाउन रहा, जिसका सख्ती से पालन हुआ। यानी हम कह सकते हैं ब्रिटेन के सख्त लॉकडाउन ने वहां की जनता के लिए एक रक्षा कवच के रूप में काम किया और यहां के लोग दुनिया के सबसे लंबे लॉकडाउन से भी ऊबे नहीं, अपने घरों से बाहर भागे नहीं, वहां की पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं की और उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। इसलिए आज ये देश फिर से खुल गया। सख्त लॉकडाउन के साथ वैक्सीनेशन भी ब्रिटेन की कामयाबी का एक बड़ा कारण है। ब्रिटेन में 3 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। Gave the complete wrong picture of the situation, and we have a very clear example in Madhya Pradesh. Last time they had predicted that Madhya Pradesh would lose. Madhya Pradesh won. But how do you see Congress Party's chance this time? I am very optimistic. Wherever I have been, I've noticed great enthusiasm amongst our workers, and I don't see any problem. यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। नमस्कार। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुए आज 7 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई का मसला अब तक उलझा हुआ है। अब आपको कोरोना वायरस के नए खतरे से हम सावधान करना चाहते हैं। दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है और भारत सरकार के नीति आयोग ने भी इस बात को मान लिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि भारत में संक्रमण हवा के जरिए अब तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ये मामले अचानक इतने बढ़ गए हैं।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि हवा में वायरस कैसे फैलता है ताकि आप इससे बच सकें। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या वो फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है तो इस दौरान उसके मुंह और नाक से कई ड्रॉपलेट्स हवा में घुल जाते हैं और अगर ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो फिर इन ड्रॉपलेट्स में वायरस मौजूद होता है। यानी इस तरह से वायरस हवा में आता है और फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी हवा में सांस लेता है तो फिर वो भी संक्रमित हो जाता है। द लैंसेट के नए अध्ययन में यही बताया गया है। यह स्टडी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने मिलकर की है और उनकी पूरी रिपोर्ट का सार यह है कि कोरोना वायरस के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी हवा के माध्यम से फैलने के पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं, जो अच्छी खबर नहीं है। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तब सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था शुरुआत में कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज से 2 गज की दूरी पर खड़ा रहता है तो वो इससे संक्रमित नहीं होगा। मरीज के ड्रॉपलेट्स हवा में तो जाएंगे लेकिन वो उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो स्टडी आ रही है वो ये कहती है कि अगर किसी एक कमरे में 5 लोग मौजूद हैं या 10 लोग मौजूद हैं, आप किसी कमरे में हैं, किसी हॉल में हैं और सभी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े भी हुए हैं, उनमें से भी एक व्यक्ति कोरोना से अगर संक्रमित है तो सब लोगों को संक्रमित कर देगा क्योंकि अब ये हवा के जरिए फैल रहा है, अब ये हवा में मौजूद है। अगर आपने उसी हवा में सांस ले ली तो आपको भी ये संक्रमण हो जाएगा। ये नई बात है जो पहले नहीं थी। पहले ये बात बताई जा रही थी कि ये बहुत समय तक हवा में रहता नहीं है, उससे पहले ही ये निष्क्रिय हो जाता है और अगर आप 2 गज तक की दूरी पर हैं तो वो आप तक पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि वो हवा में फैलने वाले इस नए वायरस से कैसे बचें, क्योंकि ये संक्रमण आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपके दफ्तर में भी हो सकता है, सिर्फ उस हवा में सांस लेने से ही हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति वायरस से बचने के लिए घर में रहता है तो उसे भी खतरा है। इसलिए अब हम आपको बचाव के कुछ तरीके बताते हैं। पहला उपाय तो यह है कि आप हमेशा 24 घंटे मास्क लगाकर रहें, मास्क ना छोड़ें। कोशिश करें कि घर में जब 3-4 लोग साथ में बैठे हों तो भी मास्क लगाकर रखें। डॉक्टरों की सलाह तो यह भी है कि अब आप डबल मास्क यानी 2 मास्क लगाकर रखें, एक के ऊपर एक। हालांकि हवा से वायरस फैलने का मतलब यह नहीं है कि हवा संक्रमित है। इसका मतलब है कि वायरस हवा में बने रह सकता है। वायरस की जो आयु है, एज, वो बढ़ गई है। अब वो हवा में देर तक रहेगा और इमारतों के अंदर तो ये और भी बड़ा खतरा है। ऐसे में इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर का वेंटिलेशन ठीक रखें, अपने घर के खिड़की दरवाजे बीच बीच में खुले रखें और ऐसा करके आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो अपने दफ्तर के प्रशासन को ये बोलिए कि वो भी वेंटिलेशन ठीक रखें और आप अपने दफ्तर के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका फिल्टर जल्दी जल्दी साफ करवाएं। हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं 1 से भले 2। आज हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं 1 से भले 2। और आप याद रखिएगा इस बात को, अभी आप अपना मूल मंत्र बना लीजिए अगले कुछ हफ्तों तक या महीनों तक, 1 से भले 2। और ये 2 क्या होने चाहिए? ये है मास्क। अगर आप 1 की जगह 2 मास्क लगाएंगे यानी डबल मास्क लगाएंगे तो आप खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से अब भी बचा सकते हैं। और वो कैसे, इसे आप सरल भाषा में अब समझिए ध्यान से। कई नई स्टडीज में यह बात सामने आई है कि इस बार कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है। इसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी हवा के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण। इसे आप ऐसे समझिए कि वायरस का जो नया स्ट्रेन है वो माइक्रो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में है, जो सतह पर गिरने की जगह हवा में काफी देर तक बना रहता है। ऐसे में अगर आपने सही से अपने चेहरे को कवर नहीं किया है तो ये कोरोना वायरस हवा में मौजूद होता है और ये हवा के जरिए, आपकी सांसों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको अब इससे डबल मास्क लगाकर ही बचना होगा। एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर हमसे बात की है और 2 मास्क लगाने के फायदे भी बताए हैं। अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहां पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहां पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं जहां पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहां पर भी आप हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हो,
क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अपनी खिड़कियां खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। और लेकिन ये जरूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं। अब आगे की जो खबर है, आगे का विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद आप घर पर कब तक रह सकते हैं, कब तक घर पर रहकर अपना ध्यान रख सकते हैं और किन लक्षणों को देखने के बाद आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। यानी कोरोना संक्रमित होने पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, इसकी हमने एक पूरी लिस्ट बनाई है और आप पेन और पेपर लेकर इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। अगर संक्रमित होने के बाद आपको मामूली लक्षण है तो आप घर पर ही रहकर अपना ध्यान कर सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बड़ी बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, खुद को एक अलग कमरे में आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए और ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम हो। दूसरी बात, अगर हल्का बुखार है या फिर बुखार थोड़ी थोड़ी देर में आपको आ रहा है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। तीसरी बात, दिन में 10 से 15 बार बुखार और ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर चेक करें। आप चाहें तो इसके लिए हर 1 घंटे के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन में एक अलार्म लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 94 से 100 के बीच है तब तक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कम होने पर, जैसे ही 94 से नीचे जाए, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। चौथी बात यह है कि तरल पदार्थों का खूब सेवन करें, लिक्विड्स, और दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। कोई भी लिक्विड आप लें लगातार और पानी तो खूब सारा पिएं। मामूली लक्षण होने पर आपको क्या नहीं करना है, अब यह समझिए। आपको कोई भी दवाई जैसे स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आप ये समझिए कि वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या करना है। तो अभी तक अगर आपके लक्षण माइल्ड हैं, मामूली लक्षण है, तो आपको क्या करना है ये बताया। लेकिन अगर आपके लक्षण गंभीर हैं, ज्यादा हैं, तो आपको क्या करना है। पहली बात, अपने डॉक्टर के संपर्क में हर समय बने रहें। आप चाहें तो ऑनलाइन भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर वायरस आप पर ज्यादा असर कर रहा है तो आपको 5 से 7 दिन तक तेज बुखार आएगा और ऑक्सीजन लेवल भी 94% से नीचे रहेगा। इसलिए बुखार और ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। तीसरी बात, अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है तो आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये वो कट ऑफ पॉइंट है जब आपको अस्पताल और बेड की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए आपको करना यह होगा कि आप पहले से यह तय करके रखिए कि आपके घर के आसपास कौन सा अस्पताल है। पहले से बात करके रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन कौन से अस्पताल हैं, उनमें बेड्स की जो स्थिति है वो कहां है, वेंटिलेटर वाले बेड कहां पर मौजूद हैं, ऑक्सीजन वाले बेड कहां पर मौजूद हैं, आईसीयू वाले बेड कहां पर मौजूद हैं। ये सब जानकारी पहले से लेकर रखिए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको किसी भी अस्पताल में यह बेड मिल जाए। और आखिरी बात यह कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सरकारी एजेंसियों से संपर्क करें। ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आए जो आपसे ज्यादा पैसे की मांग करके आपको लाइनों में लगवा दें और इससे आपको समय पर ऑक्सीजन ना मिले। पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और इस समय पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है समय आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि मरीज को समय पर ऑक्सीजन मिल जाए। वायरस के लक्षण गंभीर होने पर आपको क्या नहीं करना है, अब यह नोट कीजिए। पहली बात वही कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है।
आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी मत कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर जा रहे हैं और इंटरनेट पर वो खोजते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेंसी लीजिए या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पर बात कीजिए। दूसरी बात यह है, अगर आपने घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली है तब भी आप मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की ही कोशिश करें, क्योंकि इसमें जरा सी भी चूक मरीज की जान ले सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में घर पर ही इलाज ना करें, चाहे आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पर भी मौजूद हो तो भी। अब आपको जल्दी से ऐसे लक्षण बताते हैं जिनके दिखने पर आपको तुरंत अस्पताल के लिए रवाना होना है। अगर ऑक्सीजन लेवल का स्तर लगातार गिर रहा है तो आपको अस्पताल जाना है। अगर बुखार 5 से 7 दिनों तक भी नहीं उतर रहा तब आपको अस्पताल जाना है। सीने में दर्द होने और सांस लेने में लगातार तकलीफ होने पर आपको तुरंत अस्पताल जाना है। अगर डायरिया है तो भी आपको इसे हल्के में नहीं लेना है और सीधे अस्पताल में जाकर इसका इलाज करवाना है। ये तो वो तमाम जानकारियां हैं जिन पर अमल करके आप इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। हमें लगता है इस समय आपको सही जानकारी की, वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अगर आप इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो कई लोगों की इससे मदद भी हो सकती है। और जानकारी का ही ये पूरी सबसे बड़ी चुनौती है। देश के लोगों को सही जानकारी कैसे मिले, इसके लिए एक प्रयोग किया गया। पहली बार ऐसा हुआ जब देश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के 3 बड़े डॉक्टर एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर देश के लोगों से बातचीत की। और ये 3 डॉक्टर हैं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी और मेदांता ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन। ये देश के वो बड़े डॉक्टर्स हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं और इसलिए इन तीनों डॉक्टरों ने एक मंच पर एक साथ आकर देश के लोगों को जागरूक किया और उनके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये एक बहुत बड़ी बात है जब सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक बड़ी चुनौती के लिए मिल गए हैं। लेकिन आप ये सोचिए, क्या हमारे देश के नेता कभी ऐसा करेंगे? जवाब है शायद कभी नहीं करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा भी हमें देखने को मिले जब हमारे देश के नेता सरकार के और विपक्ष के वो एक साथ एक मंच पर आएं और लोगों को ऐसे ही संबोधित करें जैसे आज ये 3 डॉक्टर्स कर रहे थे। If you have any symptom like body ache, fever, cold, cough, anything, or indigestion, diarrhea, vomiting, whatever problem you have, I have one important message. Please get yourself tested for COVID. That is the most important thing you need to do. For whatever reason, if you're not able to get the test done on the same day, please isolate yourself, because if you turn out to be positive, you don't want to end up infecting all your family members. And drink plenty of water and always wear a mask. Always wear a mask. That is very important. Don't panic. COVID is very common now, and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. I expect every citizen of this country now to, at least every household, to have at least 1 or 2 pulse oximeters, which are freely available, and they're not very expensive. And believe me, they are very reliable. And check your oxygen saturation at least once in 6 hours. And after you check it, again walk for 6 minutes, and then again you check your oxygen saturation. If your oxygen saturation is staying above 94%, no problems. But if it is falling after the exercise, then you need to call your doctor. It's very, very important that you get the right treatment at the right time. Very few percent will require hospitalization. And as you realize, there is a responsibility that hospital beds are always not available, and there is a constraint. So we must utilize those hospital beds judiciously and with responsibility, and that responsibility rests on all of us, the citizens, the doctors, the hospital providers, and then of course intensive care unit for those very few people who may need to go to.
But today you must feel comfortable with the fact that you will have a very high chance that you get cured. So don't panic and don't have so much anxiety that you get confused on the pathway that you have to follow. Now, you may have heard there was a shortage of remdesivir available. So I want to address the fact, when do you need remdesivir? We have now made a protocol that remdesivir is to be given not to everybody who will test positive. And that misconception I would like to take out of people's mind. Only the doctor will look at a set of test results and a set of symptoms which show that a person is experiencing a viral load which is giving them high fever. They are vulnerable population, like people who have liver disease, who have kidney disease, people who are on chemotherapy but from cancer, the highly diabetics, obese people. People who have BMI greater than 35 are the ones who are most vulnerable. And people who are showing signs of cough, fever, which is not responsive to other medicines. So in the first few days of the illness, if the doctor feels appropriate, only then remdesivir is to be given and not to be given to everybody. It is not a Ramban, and it is only effective in decreasing the viral load in the people who need it. Today, we have enough oxygen if we try to use it judiciously. We don't want to waste oxygen. So the protocols for oxygen use and the response to what level we want the oxygenation in a patient to be, and the fact that I would like to inform the public also that if you don't need it, don't use it just for a security blanket. If you are not using it and you are walking around or eating or something, switch off the oxygen. We are giving the same advisory to doctors and to hospitals also, that judicious use of oxygen most definitely should be done, and any patient who needs it should get it. Don't rush to the hospital just because you have tested positive. You will be taken care of or will be given beds if everybody participates responsibly in this and the doctor prescribes that, yes, it's time to bring you into the hospital. Same advice we are giving to all our doctors also, to take care of patients properly. When they need it, only then advise that they should come into the hospital. There is no such thing as preventive hospitalization. In COVID-19, and we have now enough data that more than 85% of people will recover without any really specific treatment in the form of remdesivir, steroids, or any other drugs that we are talking about. Most of them will have features which will be like a common cold, body aches, fever, sore throat. Some may have gastritis, and over a period of 5 to 7 days, they will recover with just symptomatic treatment, which means just taking paracetamol, keeping yourself hydrated, doing your regular exercise, taking your vitamins, and just being positive about your health. It's only 15% of people who may go on to what we call moderate disease, where your oxygen saturation may fall or you may have high-grade fever, and there may be markers to suggest ongoing inflammation. Good evening and welcome to Z News Bulletin. पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद नैना साहनी की आत्मा को कुछ शांति जरूर मिलेगी। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज हिंदी साहित्य के मशहूर कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। वर्ष 1974 में आज ही के दिन 65 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर अपनी वीर रस से भरी देशभक्ति की कविताओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। अपनी कविताओं के लिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अपनी पुस्तक उर्वशी के लिए उन्हें वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा मशहूर खंड काव्य है। वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन में एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, जिसका इस्तेमाल तब हुआ था, और वो था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की कविता जनतंत्र का जन्म से ली गई थी। वर्ष 1815 में आज ही के दिन भारतीय सेना की पहली बटालियन कही जाने वाली गोरखा रेजिमेंट की स्थापना उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई थी। शुरुआत में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र से इसमें युवाओं की भर्ती की जाती थी। गोरखा सैनिकों को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण और बड़े युद्धों में हिस्सा लिया। वर्ष 1929 में आज ही के दिन कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार का जन्म हुआ था। उन्हें वर्ष 1983 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और खास बात यह है कि अभिनेता होने के साथ ही वो एक शानदार गायक भी थे और उन्हें अपनी गायकी के लिए भी नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन ने वर्ष 2000 में राजकुमार का अपहरण कर लिया था और वो 108 दिन तक वीरप्पन की कैद में रहने के बाद जिंदा वापस लौट आए थे। राजकुमार ने अपने पूरे करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वर्ष 1967 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर कोमारोव की मौत हुई थी। सोयूज 1 अंतरिक्ष मिशन के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से पैराशूट नहीं खुलने के कारण उनका सोयूज कैप्सूल क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मौत किसी अंतरिक्ष अभियान के दौरान हुई थी। वर्ष 1990 में आज ही के दिन अमेरिका के अंतरिक्षयान डिस्कवरी के जरिए हबल स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप का वजन 11 टन है और इसी साल मार्च महीने में इसे सेफ मोड में करके बंद कर दिया गया है। पिछले 31 वर्षों में यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड में मौजूद लाखों तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और ब्लैक होल्स की तस्वीरें रिकॉर्ड करके पृथ्वी पर भेज चुकी है। और आज दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 34,357 रन बनाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर दुनिया के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टेस्ट और वनडे मैचेस मिलाकर कुल 100 शतक बनाए हैं, यानी शतकों का शतक बनाया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला दोहरा शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अलग अलग पक्ष के जो नेता हैं वो एक दूसरों को बार बार मिलते रहें, केवल संसद में ही न मिले मगर बाहर भी मिलते रहें, तो शायद उनके विचारों के आदान प्रदान से एक ऐसा माहौल पैदा हो सकेगा जिसकी वजह से जो हमको करना चाहिए वो हो सकेगा। हमको तो करना चाहिए दूरदृष्टि से कोई ऐसी नीति बनाने का काम जो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं मगर 20 साल के 50 साल के तक भी उपयोग में आ जाए। अच्छी शासन प्रणाली तभी स्थापित हो सकती है जब
किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए अपने कार्य पद्धति के लिए। जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक 5 वर्ष तो आम मत फिर से पाने के लिए आम नागरिक के पास जाना पड़ता है, पर उसकी भी जब वो मंत्री है या शासन में है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। Ma'am, now everybody, all the opinion polls have said that the BJP is going to win. Yes. Do you trust, or how do you see? No, I don't trust those opinion polls. As I've said the other day, there have been opinion polls earlier which gave the complete wrong picture of the situation. And we have a very clear example in Madhya Pradesh. Last time they had predicted that Madhya Pradesh would lose. Madhya Pradesh won. But how do you see Congress Party's chance this time? I am very optimistic. Wherever I have been, I've noticed great enthusiasm amongst our workers, and I don't see any problem. यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। नमस्कार। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुए आज 7 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई का मसला अब तक उलझा हुआ है। राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है। अभी हमारा बंगाल में कोई जात पात का कोई परिस्थिति, जात पात का लड़ाई नहीं है, जाति दंगा नहीं होता है। लेकिन हमारा उधर में जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई हो रहा है इसी के लिए कि सीपीएम कभी नहीं चाहता है कि वो पावर से जाए, इसी के लिए उसको वो डरते हैं, और जो डरते हैं वो डरने के लिए, डराने के लिए वो मरते हैं। ये ठीक नहीं है। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। खाना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा करीब से दिखाना भी चाहता हूँ कि जब जो लड़ाई लड़ी जाती है तो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। गोलियों के जो ऐसे शेल हैं, इस तरह के गोलियों के शेल आपको चारों तरफ यहाँ पर नजर आएंगे। ये इनके मशीन गन के जो इन्होंने फायर किया, ये उसके शेल्स हैं। फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर ये जगह ऐसी जगह है जहां आपका किस्मत का धनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरफ से गोलियां चल रही हैं और कोई भी गोली कभी भी आकर आपको लग सकती है। सांसें रुकी हुई हैं सबकी कुरुक्षेत्र में जो वहां मौजूद हैं, और देश भर में और दुनिया भर में जो जी न्यूज के इस मुहिम को टेलीविजन सेट्स पर देख रहे हैं। घबराहट इसलिए, और ये भी इतना ही क्यों नहीं निकले हैं, पर भरोसा तो दिला रहे, मैं भी हम काट देंगे। जी न्यूज की मुहिम रंग लाई, जी न्यूज की पहल रंग लाई, और बच्चा ये प्रिंस, ये 5 साल का प्रिंस धरती माँ की गोद से अपनी माँ की गोद में जा रहा है। गुजरात की हिंसा में मरने वालों की तादाद 283 तक पहुंच गई है। 32 शहरों में कर्फ्यू अब भी जारी है। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर और आसपास जलती हुई दुकानें ये बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। दंगा है,
उसकी जो आग है अभी भी बुझी नहीं है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रेनों में आज शहर के कई अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। मैं फिलहाल बांद्रा में खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को सौंपी है। ज्यादा नुकसान सरोजनी नगर में हुआ है। इस हवाला कांड में सभी बड़ी पार्टियों के नेता फंसे हुए हैं। कुछ नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कारसा। कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच हर तरफ से नेगेटिव और डरावनी खबरें सुनाई दे रही हैं। सही जानकारी के अभाव में लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। जो सवाल आपके मन में है उनका जवाब देने का प्रयास हर रोज जी न्यूज कर रहा है। आज भी हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब और कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जो इस मुश्किल घड़ी में आपकी और आपके अपनों की जान बचाने के काम आ सकती है, यानी जिंदगी बचाने वाली टूल किट। बेहद खास मेहमानों का पैनल हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ है और आज हम समझेंगे प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है और कौन कर सकता है प्लाज्मा डोनेट। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जितने आपके सवाल हैं उनका जवाब आज मिलने वाला है। कोरोना से संक्रमित अगर आप हैं तो आपके खाने का मेन्यू क्या होगा, कौन सी वो डाइट होगी जिसे लेकर आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकते हैं। प्रोनिंग क्या होती है, क्या आपने प्रोनिंग के बारे में सुना है? क्या प्रोनिंग से आपकी जान बच सकती है? आज आपको डेमो के जरिए बताएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने सुना होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये क्या होता है, ये क्या काम आएगा, आपकी जान इससे बचेगी क्या? और आपके घर पर रखा हुआ नेबुलाइजर क्या संकट की घड़ी में आपका साथी बन सकता है, क्या आपके काम आ सकता है? बेहद खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर अरविंद कुमार, मेदांता अस्पताल से हमारे साथ है। डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। ईरा त्रिवेदी योग गुरु हैं। मानसी अग्रवाल न्यूट्रिशनिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले डॉक्टर अरविंद कुमार, सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त लोगों के मन में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर है, तो पहला सवाल मेरा यही है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और क्या वाकई ये इतनी कारगर, इतनी उपयोगी है कि किसी कोरोना मरीज को पॉजिटिव से नेगेटिव कर सके? पहले तो आपके शो में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि इस समय दो तरह की चीजें हैं कोरोना के ट्रीटमेंट में। एक जिनको हम लाइफ सेविंग कैटेगरी में रख सकते हैं, जो जान बचाने में मदद करती हैं, और दूसरी अन्य अदर्स कैटेगरी में। तो लाइफ सेविंग कैटेगरी में ऑक्सीजन है जो डेफिनेटली जान बचाती है, और दूसरा जो चीज प्रूव्ड है वो है स्टीरॉइड्स। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोग दनादन स्टीरॉइड्स लेने चले, उसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, टाइमिंग है। इंडिकेशन में अगर वो लिया जाए डॉक्टर की सलाह से तो उसमें भी जो ट्रायल हुआ है उसमें जान बची है, मोर्टेलिटी कम हुई है। ये दो तो हुई हमारी लाइफ सेविंग चीजें, और बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो आजकल ये फेबिफ्लू चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको लाइफ सेविंग, रामबाण या अचूक इलाज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। अब प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी का कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत, कुछ रिपोर्ट्स थी जिन्होंने कहा फायदा होता है, कुछ रिपोर्ट्स थी जिन्होंने कहा नहीं होता है,
कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके बलबूते पे आप एक ठोक के कह सकें कि जिसको प्लाज्मा थेरेपी मिल गई वो ठीक हो जाएगा और जिसको नहीं मिली वो ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। आपने पूछा प्लाज्मा थेरेपी क्या है। जब हमारे बॉडी में कोरोना इन्फेक्शन होता है तो बॉडी कुछ एंटीबॉडीज बनाती हैं और जिस पेशेंट को कोरोना से रिकवर कर गया है उसके बॉडी में वो एंटीबॉडी होती हैं, ज्यादातर होती हैं। तो ऐसे पेशेंट का प्लाज्मा लेकर के जिसमें कि वो एंटीबॉडीज होंगी, अगर इस मरीज को जिसको अभी इन्फेक्शन शुरू हो रहा है और सीरियस इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, अगर उसके बॉडी में डाल दिया जाए तो एक तरह से आपने उस रोगी को एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया। तो थ्योरेटिकली ये बहुत अच्छा साउंड करता है कि ये तो बिल्कुल सॉलिड 100% इफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कहीं इससे कोई बहुत ही मेजर सफलता आप कुछ बता सकते हैं कितने फीसदी कारगर? 50% केसेस में 60, 70, 80 कुछ कोई ऐसा डेटा नहीं, कोई बहुत नेग्लिजिबल चेंज पड़ा है और इसीलिए किसी भी स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन में इसको एज ए स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है। अभी भी ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में है। किसी भी गाइडलाइन में इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं माना गया। ठीक, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार इसी के साथ में अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं क्योंकि सवालों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती, अगला सवाल यह है कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर है, 100% कारगर नहीं है ऐसा डॉक्टर अरविंद कुमार कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है, ये अगला सवाल। डोनेट वो कोई भी व्यक्ति जो कि कोविड से रिकवर कर चुका है और अगर उसके बॉडी में एंटीबॉडीज की टेस्टिंग की जाए और उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं तो वो व्यक्ति एक प्लाज्मा डोनर हो सकता है। ये कब से शुरू होगा? नेगेटिव होने के कितने दिन बाद और वहां से लेकर कब तक डोनेट किया जा सकता है? क्या कोई समय सीमा है? नहीं, ये आप जब कोविड नेगेटिव हो गए हैं, कोविड नेगेटिव के लिए या तो आप टेस्ट करें या जो अब गाइडलाइन है कि आपको सिम्टम शुरू होने से 10 दिन बाद तक या कम से कम 72 आवर्स आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं विदाउट एनी पैरासिटामोल। जब इन दोनों में से विचएवर इज लेटर तो उसके बाद आप अपने को नॉन इन्फेक्शियस समझ सकते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर नेगेटिव को प्रूव करके कराया जाना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम मान के चले कि 2 हफ्ते का समय बीत गया, उसके बाद हम 2 हफ्ते का समय और देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति डोनर बन सकता है। लेकिन मैं इसको दोबारा आपसे कहूंगा, नहीं, इसकी कोई समय सीमा है कि आप 3 महीने तक ही प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या 3 महीने बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? कोई समय सीमा इसकी? 3 महीने बाद नहीं दे सकते, आप 1 महीने के बाद दे सकते हैं, लेकिन उसकी अवधि हमने 3 महीने तक इसलिए रखी है कि अभी किसी को ये बात शर्तिया तौर पे नहीं पता है कि एक बार जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो कितने महीनों तक लास्ट करती हैं। तो इसलिए हमने 3 महीने की एवरेज समय सीमा रखी है कि जो रिकवर कर गया उसके 1 महीने के बाद अगले 3 महीने के अंदर वो व्यक्ति दे सकता है। लेकिन प्लीज आप ये बात क्लैरिफाई करिए, लोग प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस समय पागल हो रहे हैं जो कि एक्चुअली सच्चाई से बहुत दूर है। ये कोई आपने बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अरविंद समझा दिया कि ये कोई 100% कारगर नहीं है, कोई रामबाण नहीं है। डॉक्टर देवलीना, मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि लोग बहुत भटक रहे हैं, क्या हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, शहर के स्तर पर या अस्पतालों में भी कोई डेटाबेस है क्या जहां से पता चल सके कि प्लाज्मा डोनर कहां है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर, कितनी उनकी संख्या है? कोई डेटाबेस क्या मैनेज किया गया? देखिए, इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स में डेटाबेस है, जैसे हर हॉस्पिटल में उनका हमारा जो लैब है और हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमारे पेशेंट्स जहां पर आरटीपीसीआर पॉजिटिव होके हमसे ट्रीट होते हैं, फिर उसके बाद अपने एंटीबॉडी लेवल्स करवाते हैं या आरटीपीसीआर नेगेटिव करते हैं, उनका एक जीएनआईडी होता है। तो उनका ये पूरा डिजीज का पाथ हमारे पास है कि ये कब पॉजिटिव हुआ, कितने एंटीबॉडीज हैं, कब नेगेटिव हैं, कब एसिम्प्टोमेटिक है। फिर इनिशियली जब ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर था, अभी है नहीं, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये इसको हम एनकरेज नहीं कर रहे हैं, पर शुरू में जब पहला वेव आया था और बड़ी भगदौड़ी मची हुई थी ट्रीटमेंट के लिए और प्लाज्मा थेरेपी एक